नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुद्ध विद्या एनालिसिस में। अभी अभी रात्रि लगभग पौने 10 बजे के करीब एक सनसनीखेज खबर आती है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और ख़ासकर जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उसमें माफियाओं की बात जब आती है, जराइम की दुनिया की बात आती है, जुल्म की दुनिया की बात आती है, तो उसका एक बेताज बादशाह कह सकते हैं या एक खूंखार अपराधी जो भारतीय राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसका दबदबा चलता था। उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों से उसकी ऐसी पटती थी कि उसकी हैसियत किसी मंत्री से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो अपराध के गठजोड़ का एक कड़ी था जो पूरे उत्तर भारत में, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसमें पूर्वांचल का सबसे दबंग माफिया कहलाता था। आपको बताएं कि ये इतना दबंग माफिया था कि जिसको लेकर के अनेकों कहानियां अब देखने को मिलती हैं। फिलहाल हम बता दें आपको कि आज रात को 10 बजे के करीब में ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। फिलहाल पहले कुछ मीडिया चैनल्स ने चलाया कि वो उन्हें हार्ट अटैक आया है, फिर बताया गया उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, फिर ये बताया गया काफ़ी देर बाद मीडिया में इस बात को उजागर किया गया कि मुख्तार अंसारी अब हमारे बीच नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 3 जून 1963 को मोहम्मदाबाद यानी कि गाज़ीपुर में पैदा हुए थे। ये गाज़ीपुर में पैदा हुए थे, 3 भाई थे और 3 में सबसे छोटे भाई थे। आपके अगर बाबा की बात करें तो वो महात्मा गांधी के साथ उन्होंने काम किया था। डॉक्टर मुख्तार अंसारी उनके सर्जन हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिगेडियर उस्मान की चर्चा आपने सुनी होगी, उनके पोते थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का दबदबा और रसूख आप इसी से पता लगा सकते हैं कि जब मायावती की सरकार थी तो भी ये बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी ये नेता थे। बात यह आती है कि आखिर मुख्तार अंसारी एक सामान्य परिवार से जन्म लेने वाला इतना बड़ा अपराधी बना कैसे, और इस अपराधी के बनने की कहानी हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी पे कुल कितने मुकदमे हैं और कितने मुकदमों में अब मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई थी और कितने मुकदमे में वह बरी हुए थे। फिलहाल मुख्तार अंसारी ने किन किन लोगों की हत्या करी और मुख्तार अंसारी के नेक्सस क्या थे, मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश में गैंग का क्या नाम था और उनके गैंग के लोगों पे क्या कोई कार्रवाई हुई। हम यह भी बताएंगे कि मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण तो मिलता ही था, इसके अलावा मुख्तार अंसारी को दिक्कतें कब, कैसे और क्यों शुरू हुई, और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी बांदा जेल कब आए। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके सारे उत्तर हम इसमें देंगे। शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी के उस जीवन से कि जब मुख्तार अंसारी ने मोहम्मदाबाद से अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। खास तौर तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये नौजवान एक दिन पूर्वांचल का इतना बड़ा माफिया बनेगा कि गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ में इसकी तूती बोलेगी, बनारस तक लोग इसके नाम से कांपेंगे। आपको बताते हैं इसकी शुरुआत हुई 80 के दशक में और उस समय मुख्तार अंसारी मखनू सिंह के संपर्क में आया और मखनू सिंह के संपर्क में आए त्रिभुवन सिंह, जो कि हरिशंकर तिवारी के गुट के कहे जाते थे। पूर्वांचल के माफिया हरिशंकर तिवारी एक बड़ा नाम था और जिस समय इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा उसमें पूर्वांचल में कोयला, रेलवे की ठेकेदारी जैसे ऐसे बहुत से काम थे जिसमें माफियाओं का वर्चस्व था और इस कोयले से लेकर के रेलवे के ठेके लेने तक में रोज कोल गैंगवार होते थे, आए दिन कोई ना कोई मारा जाता था। आपको बताएं कि 80 के दशक में जब ये गैंगवार हुआ तो मखनू सिंह के साथ मिलकर के जब इसने काम शुरू किया तो कई लाशों के ढेर लग गए और उस समय एक व्यक्ति का नाम सामने आया जब साहिब सिंह नाम के आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया गया और गोलियों से छलनी करने वाला कोई और नहीं, ये मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी का नाम जब गोलियों से छलनी करने में आया उसके बाद में एक और नाम आया राजेंद्र सिंह का। जी हाँ, राजेंद्र सिंह पुलिस का दीवान था, उसको भी गोली मारी गई। लोग बताते हैं कि गोली किसने मारी ये तो किसी ने नहीं देखा कि मुख्तार अंसारी ने मारी, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि ये काम मुख्तार अंसारी ने किया। फिर क्या था, देखते ही देखते मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का चमकता माफिया बन बैठा। 1985 में अपने भाई अफजल अंसारी को उसने मोहम्मदाबाद से विधायक बना दिया। 85 के बाद दूसरे चुनाव में भी अपने भाई को उसने विधायक बनाया। उसको लगा कि राजनीति में भी आना जरूरी है तो 1995 में उसने खुद राजनीति में उतर के लगातार 5 बार वह विधायक रहा मऊ के मोहम्मदाबाद से
और बात स्थिति तब खराब हुई जब उसने 2004 में, आपको बताएं, कृष्णानंद राय, जी हाँ, 2004 में कृष्णानंद राय से जब वो पराजित हुआ महमूदाबाद में, उसके बाद 2005 में उसने कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। और वो हत्या ऐसी वैसी नहीं कराई। उसकी पत्नी का कहना है कृष्णानंद राय की कि AK-47 से ताबड़तोड़ 400 राउंड गोलियां दागी गई। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी जो ब्राह्मणों की शिखा होती है, वो उनका मान और सम्मान होता है, उनकी चुर्की को भी काट लिया गया, ऐसा कहा जाता है। और इस तरह एक अपमानजनक, और ये बात तो कोर्ट में, बाकायदा कोर्ट ने इस चीज़ को कोर्ट किया जब कृष्णानंद राय की हत्या का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आपको बताएं कि उसके बाद कृष्णानंद राय पर वो चौकसी बरती गई कि उसके बाद से कभी वो बाहरी दुनिया का मुंह तक नहीं देख पाया। आपको बताएं 191 इंटर स्टेट गैंग के नाम से गैंग का सरगना था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पे यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 297 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल जिन केसों की सुनवाई चल रही थी उनमें 64 मुकदमे पे उसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें 8 मुकदमे पे उसको सजा बरकरार करी गई। और आपको बता दें कि 23 जून 2023 को अवधेश राय की हत्या के मामले में उसको आजीवन कारावास भी दिया गया। ये अवधेश राय वही हैं जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। आपको बताएं उनको भी निर्मम तरह से हत्या कर दी गई थी। ये मुख्तार अंसारी ने 2005 के दंगे के बाद ये और भी प्रसिद्ध हुआ था। मऊ में जो दंगा हुआ था, इसमें मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती में वह दंगा, एक तरह से इसको राजनीतिक संरक्षण मिला था। और उस समय के मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि खुली जीप में सामने बैठ करके ये ताबड़तोड़ अपनी AK-47 से गोलियां चला रहा था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद इस पर शिकंजा कसना चालू हुआ और उसके बाद से ये लेकर के अब तक 2005 से अब तक लगभग 18 वर्षों से जेल में ही रहता है। आपको बताएं एक समय ऐसा भी आया कि 2007 में ये बहुजन समाज पार्टी को इसने ज्वाइन किया और मायावती का बड़ा करीबी बताया जा रहा था। पूर्वांचल की लगभग 24 लोकसभा सीट और 122 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रभाव था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने भी इसे अपना अंग बनाना स्वीकार किया। आपको बताएं कि अगर मुख्तार अंसारी ने मऊ के अंदर दलितों की जमीनों को कब्जा करके करोड़ों रुपए की जमीनों को कब्जा किया, वहां पर वेयर हाउसेस बनाए और FCI को गोदाम के लिए किराए पर दिया, करोड़ों रुपए उससे लेते थे। आपको बताते चले कि इनके जराइम की दुनिया में इन्होंने जो अवैध तरह से धन बटोरे थे, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद शुरू हुआ, जब इनको पंजाब की रोपड़ जेल से ला करके उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद ही अगर कहें तो 603 करोड़ रुपए की इनकी संपत्तियां जो अवैध रूप से थी उसको ध्वस्त किया गया और वहीं 315 करोड़ की इनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। आपको बताएं 295 करोड़ की संपत्तियां ऐसी हैं जिनको सरकार ने ध्वस्त करके तोड़ करके वहां पर लोगों के लिए घर बना दिए हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी ने बहुत से दलितों का मकान और जमीन कब्जा करने का भी इनके ऊपर आरोप है। यूं तो हत्याओं का इन्होंने एक सिलसिला चला दिया था। आपको बताएं कि पूर्वांचल का एक माफिया ब्रजेश सिंह से इनकी 36 का आंकड़ा रहा है। फिलहाल 2017 के बाद से ही मुख्तार अंसारी के तेवर ढीले पड़ गए। मुख्तार अंसारी के जराइम की दुनिया का दबदबा इससे भी जान सकते हैं कि जब 2005 में ये जेल में गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णानंद राय की इसने हत्या जेल में बैठ करके प्लान किया और इतनी निर्मम तरह से हत्या की कि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भी दहल गया था। फिलहाल आज अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की जो अब स्वाभाविक मृत्यु हुई है कि उसके बाद एक तरह से जिस प्रकार फोर्सेस डिप्लॉयमेंट करना पड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। सरकार की तरफ से हर जिलों में फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, संवेदनशील जगहों पर पुलिस बढ़ा दी गई है, क्योंकि रमजान का भी समय चल रहा है। एक तरह से देखें तो मुख्तार अंसारी मुसलमानों में रॉबिन हुड के नाम पे जाना जाता था, लेकिन आपराधिक इतिहास देखें तो सबसे निर्मम, सबसे क्रूर इतिहास उसका रहा है। फिलहाल कोई मुसलमानों के लिए उसने बहुत कुछ काम नहीं किया, जराइम की दुनिया के माध्यम से अपने को बढ़ाने का ही काम किया। फिलहाल एक तरह से देश शर्मसार भी है कि ब्रिगेडियर उस्मान का पोता इतना बड़ा माफिया था। आज हमारे बीच में मुख्तार अंसारी अभी 2-3 घंटे पहले नहीं रहे। फिलहाल इसको लेकर के कल से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बात होंगी, लेकिन मुख्तार अंसारी के जाने से ये तो तय है कि जो राजनीतिक दल उसको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन देते थे उनके लिए धक्का है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जिस प्रकार
मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को हमेशा सराहना करती रही है। चूंकि देश और प्रदेश के अंदर गुंडा राज को समाप्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ की वैसे भी तारीफ होती रही है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मृत्यु के पश्चात अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में चलेगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हमने देखा था कि पिछले वर्ष जब अप्रैल मई का समय था, उस समय भी रमज़ान का महीना था और उस समय अतीक अहमद और उनके भाई को गोलियों से कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में तरह तरह की बातें प्रारंभ हो चुकी थी। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। ये कह सकते हैं कि इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चालू हो जाएंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ को लेकर के अब देखना है कि विपक्षी उन पर कैसे कैसे बाण चलाते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के एक बात से तो जनता ने राहत ली कि एक और माफिया का अंत हो गया। धन्यवाद। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।